चेक। हाँ, हम आज बात करेंगे मैटर्स वेव की। किसकी बात करेंगे? मैटर्स वेव। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे। कहा जाता है कि अगर लाइट जानते हैं लाइट, अगर लाइट किसी कण से इंटरेक्ट करता है, किसी बॉडी से इंटरेक्ट करता है, तो वहां पर जो इसका नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। अगर लाइट के साथ मिलता है, अगर लाइट के साथ मिलता है, लाइट अगर किससे मिला? लाइट से मिला, तो वहां पर जो इसका नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? वेव नेचर। क्या बोलते हैं? वेव नेचर। अगर मैं इसका एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में चर्चा कल हो गई थी आई थिंक। रमन इफेक्ट, क्या क्या नाम है इसका? रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? ये सब हमारा कौन से नेचर को बताता है? लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। उसी प्रकार अगर लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पर जो नेचर होता है, लाइट पार्टिकल से मिला या लाइट बॉडी से मिला या मेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटर। अरे हाँ कि ना? इससे मिलता है तो कौन सा? पार्टिकल नेचर। लाइट के साथ मिलता है तो वेव नेचर। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लिए थे। इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस के बारे में बात कर लिए थे, डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लिए हैं, और साथ ही साथ एक चीज और होता है पोलराइजेशन। ये सब बताता है लाइट कैसा नेचर के हैं? वेव नेचर के हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर के हैं। तो इसी को देखते हुए डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस आगे ना, डी ब्रोगली बोला था कि जो ब्रह्मांड बना है दो चीजों से बना है, एक तो लाइट से मिलकर बना है, एक पार्टिकल से मिलकर बना है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है किससे मिलकर बना है? यूनिवर्स किससे मिलकर बना है भैया? ब्रह्मांड दो चीज से मिलकर बना है, एक लाइट से मिलकर बना है और दूसरा किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। ऐसा वो कहा। फिर उसने बोला कि लाइट के दो नेचर्स होते हैं, सॉरी पार्टिकल नहीं, मेटर्स। अरे गलत बोल दिया था, मेटर है कि नहीं? अच्छा, लाइट के कितने नेचर होते हैं? लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ कि ना? एक को बोला जाता है पार्टिकल नेचर और दूसरे को बोला जाता है वेव नेचर। अरे हाँ कि ना? और उसने बोला कि जो सिमेट्री होती है, क्या होती है? लॉ ऑफ सिमेट्री। अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसको भी वैसा होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री। अरे हाँ कि ना? सिमेट्री के हिसाब अगर लाइट के दो नेचर हैं तो मेटर्स के भी दो नेचर होंगे। अरे हाँ कि ना? तो मेटर्स के भी कितने नेचर होगा? एक होगा पार्टिकल नेचर और साथ ही साथ क्या होगा? वेव नेचर। हाँ कि ना? तो अगर लाइट के दो नेचर पाया जाता है तो मेटर्स की भी दो नेचर होंगे। ऐसा कौन कहा? डी ब्रोगली ने कहा। और साथ ही साथ कहा कि कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, अगर कोई भी मैटर मोशन में है, कैसे है? मोशन में, तो वो रेडिएट होते हैं। कैसे होते हैं? रेडिएट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रेडिएट होते हैं। और जो उसके रेडिएशन होती है वो वेव के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? उसको बोला जाता है मैटर वेव। कोई भी बॉडी किस में रहती है? मोशन में। कोई भी बॉडी किस में रहती है? मोशन में। तो क्या छोड़ती है? रेडिएशन छोड़ती है। वो उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैटर वेव। अच्छा, मैटर वेव जो होता है वो मैग्नेटिकल वेव नहीं होता है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी चल सकता है। तो समझ में आया क्या? तो मैटर वेव क्या वो है क्या? मैटर वेव क्या हमारा वो है क्या? मैग्नेटिकल वेव नहीं है। मैग्नेटिकल वेव है क्या? मैग्नेटिकल वेव के बारे में बताया था, जहां पर चलने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन ये वैक्यूम में भी चल सकता है, इसलिए मैग्नेटिकल वेव नहीं है। बिकॉज इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना भाई? ये वैक्यूम में भी चल सकती है, इसलिए EMW मैग्नेटिकल वेव तो नहीं है। साथ ही साथ कहा जाता है कि मैटर वेव EMW भी नहीं है। मैटर वेव क्या नहीं है? EMW नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? EMW का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन मैटर वेव का रेस्ट मास होता है। EMW का रेस्ट मास कितना होता है? अबे रेस्ट मास कितना होता है? 0। अरे बताया था मैं। लेकिन इसका रेस्ट मास होता है। इसका रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास 0 होता है क्या इसका? नहीं होता, इसलिए EMW भी नहीं है। समझ में आया? मैटर वेव वैक्यूम में भी चल सकता है, माध्यम की जरूरत नहीं है।
लेकिन माध्यम की जरूरत नहीं है, एक वेव और है उसका नाम होता है EMW, लेकिन ये EMW वेव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मास होता है। EMW वेव का मास रेस्ट मास नहीं होता। फोटोन का रेस्ट मास 0 बोला था क्योंकि फोटोन ही तो EMW मान के चले थे, है ना? तो इसका रेस्ट मास 0 होता है क्या? नहीं होता है, तो EMW नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये इसका एक और नाम है, इसको प्रोबेबल वेव भी कहते हैं। मैटर वेव को क्या कहते हैं? प्रोबेबल। मैटर वेव इज आल्सो नोन एज क्या? प्रोबेबल वेव। अरे हाँ कि ना? आगे आपको बताऊंगा मैं, तो समझ में आएगी कि जो हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखते हैं या डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं, तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली माइक्रो पार्टिकल का ही निकाल सकते हैं, मैक्रो पार्टिकल का नहीं निकाल सकते। क्यों? अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा क्यों हम माइक्रो पार्टिकल के लिए निकाल सकते, क्यों हम मैक्रो पार्टिकल के लिए नहीं निकाल सकते। समझ में आया? फिर वो दे दिया कि अगर हम लेम्डा फोटॉन्स की बात करते हैं तो फोटॉन्स की लेम्डा एज अपॉन पी फोटोन होता है। अगर सिमेट्री है तो लेम्डा मैटर्स का जो होगा वो भी एज बराबर पी इंटू मैटर होगा। अरे हाँ कि ना? ये क्यों बोला? सिमेट्री के हिसाब से बोला है। तो लेम्डा बराबर एच बाई पी या पी बराबर एच बाई लेम्डा। अरे हाँ कि ना? अच्छा, पी को मैं एमवी भी लिख सकता हूँ, याद होगा क्या किसी को? पी को एमवी लिख सकता हूँ, तो एल बराबर एच अपॉन एमवी। अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा, एमवी को मैं देखो एम इज द एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे याद है क्या? ये लिखेंगे। अगर ये लिखूंगा तो लेम्डा का वैल्यू अब क्या आ जाएगा? देख, एच अपॉन एम नॉट, चुप रहा कर यार तू, वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो लेम्डा का वैल्यू हमको क्या मिला? h बाई एम नॉट वी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ कि ना भैया? अगर v बराबर 0 है, क्या है? तो लेम्डा बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे सब पार्टिकल चल रहा है, कुछ ना कुछ है। अरे है कि नहीं? v बराबर 0 तो लेम्डा भी 0, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। अरे नहीं है, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिया मैं? अरे सही बोला हूं ना? अगर VC के बराबर हो तो क्या वजह? इतना सन्नाटा कहां से कैसे हो गया? कैसे सन्नाटा हो गया इतना? बोल भाई, कैसे हो गया? 20 को अपन 6 को तक सही लिखा हूं ना मैं? गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं? हाँ? हाँ? अबे गड़बड़ तो नहीं कर दिए? VC के बराबर ये 0 हो जाएगा 1 m नॉट। अबे ये V0 कैसे आएगा? अरे वही तो बोलूं, ये 0 कैसे आ गया? नहीं आ गया ना 0? V0 तो लेम्डा इन्फिनिटी कैसे होगा? अच्छा, V0 तो लेम्डा इन्फिनिटी। अबे V0 तो लेम्डा इन्फिनिटी ना? अबे यार ये थोड़ी सा, अरे हाँ कि ना? तो लेम्डा 0 डिफाइन होता है क्या? नॉट डिफाइन। अरे डिफाइन होता है क्या? ये तो 0 रखना बेटा, 1/0 इन्फिनिटी ना? अरे यार नॉट डिफाइन, डिफाइन होता है क्या? नहीं। अगर v बराबर c है तो लेम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। पॉसिबल है क्या? क्या कोई भी पार्टिकल c के स्पीड से चल सकता है क्या? अबे हाँ कि ना? क्या चल सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब वेवलेंथ ना तो 0 हो सकता है ना तो अनंत हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा है। अगर v0 मतलब रुको हुआ है तो वेवलेंथ अनंत, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो इसलिए नॉट डिफाइन कर लिया गया। अगर वो c के स्पीड से चल रहा है तो लेम्डा कितना आएगा? 0। और कोई भी पार्टिकल c के स्पीड से नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, इसलिए लेम्डा 0 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो लेम्डा 0 हो सकता है ना तो अनंत हो सकता है, बीच में कुछ पाया जाए। समझ में आ गई नहीं? लिखो भाई। तो लेम्डा के बारे में हमको थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी मैं बोला कि यार जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है या जो डी ब्रॉगली फॉर्मूला दिया गया है, वो माइक्रो साथ ही साथ मैक्रो पार्टिकल के लिए है। सूक्ष्म तरंगे और साथ ही साथ सूक्ष्म को उल्टा को क्या बोलते हैं हिंदी में? सूक्ष्म को उल्टा को क्या बोलते हैं? वृहद बोलते हैं पक्का? हाँ, वृहद दोनों के लिए होती है, सूक्ष्म के लिए भी होती है और वृहद के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है ना?
तो दोनों के लिए होती है, लेकिन मैं ये बोला कि एक्सपेरिमेंटली हम सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए प्रूफ कर सकते हैं, मैक्रो पार्टिकल के लिए नहीं कर सकते। बोला था क्या मैं? तो लिखना है तो लिख सकते हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो पार्टिकल। इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो पार्टिकल। यह सूक्ष्म तथा वृहद दोनों के लिए उपयुक्त है, परंतु प्रायोगिक रूप से सूक्ष्म कण का प्रूफ कर सकते हैं, वृहद का नहीं। इट इज एप्लीकेबल फॉर micro as well as macro particle, but experimentally it is proved only for micro particle। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो प्रकार की वस्तु दे रहा हूं भैया, आपको वेवलेंथ बताना है। if speed is 100 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना? देखो 100 मीटर पर सेकेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड a ball of mass 2 kg। कितना kg भैया? 2 kg। Then find out wavelength। de Broglie wavelength of electron and ball। ऐसा ही है क्या? लिखो हिंदी वाले लिखो। यदि इलेक्ट्रॉन तथा बॉल की चाल 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताएं। यदि बॉल का मास 2 kg है, तो दोनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताएं यदि बाल की द्रव्यमान 2 kg है कि नहीं? चलो आगे बढ़े क्या थोड़ा सा। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं 2 भागों में बांटा हूं बेटा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, एक तरफ बॉल लिखो, है ना? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो 9.1 × 10⁻³ kg में होता है, और मास ऑफ पार्टिकल जो दिया है वो दिया 2 kg दिया है ना? मुझे पता है लैम्डा बराबर h/mv लिखूंगा, हाँ कि ना? और मुझे v का वैल्यू भी दीदी 100 दिया है। अरे हाँ कि ना? अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, देखिए आ जाएगा 6.6 × 10⁻34 डिवाइड बाय 9.1 × 10⁻31 × 100, हाँ कि ना? यहाँ अगर मैं लैम्डा बराबर h/mv यहाँ पर भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर लैम्डा बराबर 6.6 × 10⁻31 kg 34 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 × 100। सही बात है क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बता दे? 31 ऊपर जाएगा, 31 ऊपर जाएगा, ये 4 बचेगा, 3 बचेगा, और ये 100 2 मतलब 5 कर देगा, और ये समथिंग 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁵। अरे हाँ कि ना? मतलब इसका जो रेंज आया माइक्रो रेंज में आया है ना? अरे माइक्रो रेंज में आया ना? माइक्रो रेंज, हाँ कि ना भैया? माइक्रो रेंज का आया कि नहीं आया? यस, माइक्रो रेंज का आया। कौन से रेंज का आया? मुझे पता है, मेरा बचता ही नहीं है। कभी सुने हो? हाँ, बचता ही नहीं हो। लैम्डा कौन से रेंज में आया? समझ में? इसका देख 10⁻34 2 घटा दे, 2 घटा नहीं और बढ़ा दे, तो ये लैम्डा आ गया 3.3 × 10⁻36। और दाद रे खतरनाक। क्या इस प्रकार के ऑब्स्टेकल्स बनाना पॉसिबल है? अच्छा, अगर मुझे इसका वेव नेचर प्रूफ करना है तो मुझे डिफ्रेक्शन कराना पड़ेगा। अगर वेव नेचर प्रूफ करना है तो मुझे डिफ्रेक्शन कराना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा था, और डिफ्रेक्शन उसी का हो सकता है जिसका वेवलेंथ ऑब्स्टेकल्स के वेवलेंथ के लगभग कंपैरेबल हो। लिखा था लैम्डा इज कंपैरेबल टू ए, इसका ही हम निकाल सकते हैं। तो हम अभी तक जो बनाए माइक्रो रेंज का तो बना चुके हैं, माइक्रो रेंज का ऑब्स्टेकल्स बनाया, जो हमारा लाइट होता है एक स्टॉर रेंज का होता है, माइक्रो रेंज का ही बोला था उसको भी, क्योंकि 3000 4000 7000 8000 इस था ना, तो माइक्रोन रेंज बोला था कि नहीं? तो माइक्रोन रेंज का तो हम बना चुके हैं। क्या 10⁻30 का रेंज का बना था क्या?
इसलिए इसको प्रैक्टिकली नहीं होता। अभी लिखा हूँ देख, माइक्रो का ही माइक्रो का प्रैक्टिकल पॉसिबल है लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में? और कर भी नहीं पाओगे कभी, करते रहो जिंदगी भर। कर लोगे 10 की पावर -13 36 बना लोगे? बना देंगे, बहुत बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब लेमडा, अलग अलग चीज के लिए हम अलग अलग लेमडा निकाल रहे हैं। हाँ कि ना भाई? ये जो समझ आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफ्रैक्शन उसी का पॉसिबल है जिसका वेवलेंथ ऑब्स्टेकल्स के जो अपर्चर होता है उसके कंपरेबल में हो, लेकिन अगर उसके कंपरेबल नहीं हो तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके हम बना चुके हैं लेकिन इसका नहीं बना है, इसलिए ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है। साइंटिस्ट लोग भी कर पाएंगे क्या? लगता है क्या तुमको? नहीं कर पाएंगे। अरे ठीक है भाई, बात करें आगे। तो अभी मैं बात किया था लेमडा बराबर H/P की बात किया था, हाँ कि ना? तो लेमडा बराबर H/mv भी होता है, हाँ कि ना? तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, क्या मैं P को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूँ? मुझे पता है P = 2m दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यस सर। अरे होता है कि नहीं? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m ke। अरे 2m ke। तो यहाँ से हमारा वेवलेंथ का तीसरा फॉर्मूला मिला, लेमडा अपॉन H अपॉन बोल √2m के, हाँ कि ना भैया? अच्छा एक चीज बता, अगर कहीं पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया? पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी Q × डेल्टा V, हाँ ना भाई? तो ये एक और फॉर्मूला मिला, लेमडा बराबर H अपॉन √2m Q डेल्टा V। अरे हाँ ना भाई? देखो इस प्रकार से और फॉर्मूला बना हमारे पास। मतलब एक फॉर्मूला से हम 4 फॉर्मूला निकाल दिए। लेमडा बराबर H/P, लेमडा बराबर H/mv, लेमडा बराबर H/√2m ke, लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू H/√2m Q डेल्टा V। जब 4 वाले एक्सेलरेटेड वाला दिया होती है, काइनेटिक एनर्जी देती है, mv दिया थी और p दिया था। यही है, बस खत्म हो गया चक्कर। अब कुछ थोड़ी है इसमें, इतना ही तो है। अब क्वेश्चन है और क्या, ये ले ले वो ले ले मार। कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना? मोमेंटम निकालना है। कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना है? जिस मेथड से निकालो मोमेंटम आया, इसमें डाल, आंसर पा। ये है कि नहीं है? अब मोमेंटम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? रदरफोर्ड जानते हो? रदरफोर्ड क्या बोला था कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, और जब वो एक्सेलरेट करते हैं, जब तक रेडिएशन छोड़ते हैं, तो अगर रेडिएशन छोड़ते हैं तो उसको न्यूक्लियस में आगे गिर जाना चाहिए। अबे गिरना चाहिए कि नहीं? ऐसे से घूमते आगे गिर जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन गिरता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसको डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था। उसने बोला था ये इसलिए नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैटर की जैसे व्यवहार करता है और मैटर वेव छोड़ता है। कैसा छोड़ता है? मैटर वेव। कैसा छोड़ता है? मैटर वेव। और मैटर वेव हमेशा 2 नोड के बीच होता है। अरे मैटर वेव हमेशा 2 नोड के बीच होता है। एनर्जी मतलब न तो जाता है न तो आता है, उसकी उधर ही रहता है। अभी मैटर वेव पढ़ाया था कुछ देर पहले, स्टैंडिंग वेव पढ़ाया था। अरे यार पढ़ाया था ना। फिर उसने बोला कि 2πr दैट इज इक्वल टू लैम्डा n टू लैम्डा। तो यहाँ से जब लगाए थे तो आया था ns/2π, mvr बराबर ns/2π। अबे यार केमिस्ट्री में पढ़ेंगे mvr बराबर ns/2π, L बराबर ns/2π। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ये कौन बोला था? डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। ऐसे लिखे भी होंगे। अबे लिखे होंगे नहीं केमिस्ट्री में? तो लिखने की जरूरत है क्या मुझे? हो तो बोल। नहीं है ना भाई? बस स्टैंडिंग वेव के बाद, इसलिए केमिस्ट्री में इस प्रकार से डायग्राम भी बना होगा। ये ले ऐसे, अरे बना होगा ऐसे। अरे ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनाते हैं ना? अरे स्टैंडिंग वेव ऐसे दो वे के बीच होती है। ये नोड क्या इसके बीच एनर्जी भाग गया क्या? नहीं भागा, वही रहता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाके नहीं गिरता क्योंकि एनर्जी उसी के आसपास रहता है ना भाई? अरे भाई अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका क्वेश्चन और बोलूंगा V निकालना है मुझे। अल्टीमेट V निकालने के कई तरीके हैं। अरे V निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो V क्या होगा? अरे है ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो V क्या होगा? अलग अलग जगह अलग अलग V होगा। लेकिन हमको एक ही फॉर्मूला याद होगा, लैम्डा बराबर H/P। अगर लैम्डा बराबर H/P याद है और जिसको फिजिक्स आता है वो कुछ भी कर देगा यहाँ। अरे V निकालना है अल्टीमेट, मोमेंटम निकालने के कई फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी दे दिए तो, अगर ये दे दिए तो अभी और निकालेंगे।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है 3/2 kT, kT डाल दे या 1/2 रख देना है। अगर एटॉमिसिटी की भी बात करें 1/2 kT। अरे है ना भाई, देखिए वो भी आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर नाना प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस फॉर्मूला एक ही लगाना है, कौन सा, लैम्डा बराबर h/, बस और कुछ नहीं लगाना है। अरे ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धक बात हुआ क्या आज? थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है, इसकी चर्चा ही नहीं है। अल्फा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, अच्छा ये पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। टेबल बना दो, टेबल, हाँ टेबल, इलेक्ट्रॉन्स, मास और चार्ज, ठीक है। इसके बीच अपन टेबल बना देते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। कौन सा पार्टिकल पहले ले लें? इलेक्ट्रॉन। बता इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.10 - 31 kg, है ना भाई। चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10 - 19 कूलम, है कि नहीं? अब बात कर ले प्रोटॉन। प्रोटॉन सुने होंगे। अबे प्रोटॉन, 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 इसका मास कितना है? 1.6 × 10 - 27 kg। माइनस माइनस बोलते रहो, याद तो कुछ नहीं है कि नहीं? ये होगा कि नहीं होगा? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अरे जानते हो कि नहीं? 1s2, तो यही होता है क्या? तो मास क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 1.6 × 10 - 27 kg, हाँ कि ना? और चार्ज 1.6 × 10 - 19। अरे याद है क्या? अरे यार, है ना भाई। अल्फा पार्टिकल क्या जानते हैं? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल सुने हो? पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो सुने होंगे। तो अल्फा पार्टिकल का मास 1s2 की 2He4 होता है, 2He4। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अरे एक बार क्वेश्चन आ गया था, अरे जानते हो कि नहीं नीट में? अरे जानते हो ना? हाँ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बता इसका मास 4 टाइम्स 1.6 × 10 - 27 kg, है ना भाई? अरे गलत बोल दिया क्या? या इसको mn लिख दे, क्या लिखे? मास ऑफ प्रोटॉन, mp, 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 तो ये जाएगा 2 टाइम्स mp। अरे हाँ, इसको अगर e लिखूं तो ये भी e होगा, और ये भी e होगा, हाँ कि ना? तो ये आ जाएगा 4mp। अरे है ना भाई? अरे 2e, अरे सही है क्या? या 2 गुना है तो ये लिख ले सकते हैं भाई। तो ये सब चार्ज पार्टिकल है, तो भाई चार्ज पार्टिकल के ये रखेंगे, इसमें रख के वैल्यू लिखेंगे, अलग अलग आएगा भाई। अरे है ना भाई? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 150 भाई कुछ आता है, 150 भाई आता है, मैं याद है भी, लिखूंगा मैं, समझ गए क्या? देखो लिखो, लिख लिया क्या पूरा? लिखो, रोक दे यार, थोड़ा सा याद करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट कह रहे हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखेंगे? H/√2mE/QE, है ना? और क्या था फॉर्मूला? डेल्टा V। अरे यही था क्या? ये रखेंगे। अब रख यहाँ पर वैल्यू सब रख। H का वैल्यू जानते हो तो हो 6 × 10 - 34 जूल सेकंड हो, ठीक है जान के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हो 9 × 10 - 31 kg। अच्छा QE भी जानते हो 1/6 × 10 - 19। सबको रखेंगे तो लैम्डा E क्या आता है बेटा? 12.27। क्या आता है? 12.27 अंडर डेल्टा V। किसमें रखना है? वोल्ट में रखना है। किसमें रखना है? वोल्ट में। अरे समझ गए? तो ये आंसर किसमें है? इलेक्ट्रॉन। अरे हमारे कोर्स में इलेक्ट्रॉन ही है, टेंशन मत लो। अरे हाँ कि ना? लेकिन अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दे दी है तो 12.27 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी को हमको लिख रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितने में लिखना है? अरे हाँ कि ना भाई? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमको क्या मिल जाएगा? किसके लिए मिल जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलो आगे लिखो। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पूछे तो अच्छा, कभी कभी हमसे पोटेंशियल पूछ देते। ये होता है बेटा 150/λ²। क्या होता है? 150/λ² वोल्ट में हो, किसमें होगा? इसको रखने के इलेक्ट्रॉन में, समझ गए? अगर काइनेटिक एनर्जी दिए पूछा तो 150/λ², ये इलेक्ट्रॉन, तो आंसर किसमें आएगा? E। अरे समझ गए? और कुछ होता है क्या? 0.208 0.286
मिटा दिया ना। आगे बढ़े, समझ गए क्या? ठीक है, लिखो प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी लिख लो, लिखो भाई प्रोटॉन, लिखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का लिख लिए, प्रोटॉन का बोलो, प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, बोल प्रोटॉन है ना। तो लेमडा पी आता है बेटा, अंडर वही रखेंगे एच अपॉन सब रखेंगे, समझ गए कि नहीं? तो ये आता है 0.286, कितना आता है 0.286 अंडर रूट डेल्टा पी, ये किस में रखना है, वोल्ट में। तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम। अरे हाँ कि ना, लेमडा पी 0.286 अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी रखना है, किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर किस में आएगा, अरे क्लियर है कि नहीं है? ये किसके लिए लिख दिए, प्रोटॉन का। अरे याद ही रखना, कैसे है बता दिया, ये सबको रख, अरे सबको रख, आ जाएगा, समझ गए? न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन, 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 अच्छा न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, डी लिख दो, डी, तो लेमडा डी क्या होगा बोल, 0.202 डिवाइड बाई, इधर लिख ले डेल्टा बी, किस में रखना है, वोल्ट में रखना है, तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, हाँ कि ना? वही अगर 0.202 क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, किस में रखना है, ईवी में। अरे ठीक है भाई, अरे पक्का ना? अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, किसके बात करें, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो लेमडा आता है बेटा वो आता है 0.101, कितना आता है 0.101 डेल्टा बी। अरे हाँ कि ना, इसको किस में रखना है, वोल्ट में, तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। अल्फा 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 है ना, तो अल्फा अगर मैं रखूं 0.101 तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में रखना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाय 2 अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अरे समझ गए? ऐसा क्यों रखा, क्योंकि 4 टाइम्स होता है ना मास, इसलिए लिख दिया। समझ गए क्या? ऐसा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जानते हो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, तो उसका डेल्टा वी वाला होगा क्या, उसका नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, याद कर। अरे मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग लगभग। अरे हाँ कि ना, तो लेमडा न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, बस आंसर आ गया, क्योंकि ये चार्ज तो है ही नहीं, या काइनेटिक एनर्जी बस रखते, समझ गए कि नहीं? आ जाएगा आंसर, किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। अच्छा तुमने वो सुने थर्मल, थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन सुने कभी? तो मैं बोल देता हूँ थर्मल में। अच्छा एक चीज जानते हो, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन जानते हो? फ्यूजन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं, नाभिक ही तो है, नाभिक अभी मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कहानी होती है फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स निकले हाईली एक्सीलरेटेड होता है, हाईली एक्सीलरेटेड है ना, उसका मोशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसका मोशन बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे अगर उससे वो कराना है, क्या बोलना है, रेडियो एक्टिविटी कराना है, तो किसी ना किसी एक न्यूक्लियस में डालना पड़ता है। तो न्यूक्लियस में हाई एनर्जी से नहीं डालते, उसको लो एनर्जी से डालते हैं। तो लो एनर्जी से डालने के लिए सबसे पहले उसको मॉडरेटर से लेके जाते हैं। अरे रेडियो रिएक्टर्स सुनो, रिएक्टर्स, रिएक्टर्स में मॉडरेटर वगैरह यूज करते हैं, भारी जल हेवी वाटर यूज करते हैं, उससे उसका वेलोसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शंस आता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है बेटा, थर्मल न्यूट्रॉन। अरे हाँ कि ना, उसका क्या नाम होता है, थर्मल। अरे समझ गए क्या? यहाँ से भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा सा थर्मल वाले बात कर रहा था ना। फ्यूजन रिएक्शन जानते हो कि नहीं, फ्यूजन रिएक्शन। तो अच्छा न्यूट्रॉन का तो यही आया था क्या? मैं पूरा लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन का लिखेंगे H/mv। अरे हाँ कि ना, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2m/ke। हाँ कि ना, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन है। अच्छा थर्मल वाला है, थर्मल मतलब गैस के जैसे बिहेव करता है, किसके जैसे, इसका मतलब 3/2 kT, याद होगा किसी को? मैं रखते हैं यहाँ पे। तो लेमडा न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा भैया, देख H/2
है ना, m 3/2 kT, समझ गए 2 टू को। तो लेमडा न्यूट्रॉन कितना आ गया, लेमडा न्यूट्रॉन आ जाएगा H/3m/kT, 3m, m का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अरे मास है ये, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अरे हाँ कि ना भाई, मास ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। अच्छा जब इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो भी लिख दो 30.7, क्या आता है 30.7। तो लेमडा जो न्यूट्रॉन आता है बेटा वो आता है 30.7 डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर को रखना है केल्विन में, किसमें रखना है, तो आंसर किसमें आएगा, है। अब हमारे पास होता है गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स जानते हो, लेमडा फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स तो जानते ही होंगे। अबे यार गैस मॉलिक्यूल, हाँ भाई बोल, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा गैस है कि नहीं, H/mv या √2mke, यही होता है कि नहीं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बोल कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT। अरे भाई ये लिखेंगे क्या, तो लेमडा गैस हमको क्या मिला बोल, H/√, सीधा लिख दूं 3mkT, क्या मिला 3mkT। m इज व्हाट, m होता है बेटा mW/Na, mW/Na, समझ गए, ये हो गया भाई, गैस का भी निकाल ले। अरे हाँ कि ना, ये गैस का भी निकाल ले, सबका निकाल ले, और कुछ बचा तो बोल दे, सब निकाल लिया। अच्छा मान लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, भाई कोई चार्ज था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से लगा सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यस सर, सब है चर्चा कर सकता हूँ, दो चीज तो बचा है, रेडी है, मिटा दूं इलेक्ट्रॉन को, ना मिटाऊं, कैसे बात करते हो तुम, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, हाँ नहीं मत बीचों बीच बचेगा। अबे यार क्या हो गया, आजकल खुल नहीं रहा है, मेरे ताकत ही नहीं है लगता है। हाँ देखो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें दो तरीके से हो सकता है, पहले स्पीड दिया हो, पहले स्पीड ना दिया हो, लेकिन मैं पहले स्पीड है ऐसा मान लिया, क्योंकि करना मुझे कुछ और है, समझ गए। U से जा रहे हैं, मान ले चार्ज Q है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ, अच्छा वेलोसिटी की बात करूँ, क्या आ जाएगा U + AT, अरे याद होगा, तो V बराबर U, तो U है प्लस QE/m × T, ये होता है कि नहीं होता है, तो D ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा बोल, H/√m U + QE/m × T, अरे हाँ कि ना। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, कैसे लगा दिए, अपोजिट डायरेक्शन में मान ले, तो इधर जा रहा था U से, Q है, तो बोल यहाँ पर V क्या आ जाएगा, U - QE/m × T, हाँ कि ना भाई। तो यहाँ से D ब्रोगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा, H/m U - QE/m × T। अरे यार हैं, यस सर, सही बात है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं है, इसको मिटा दूं ये वाला लाइन, अबे हाँ कि ना, ये चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, न्यूट्रल के लिए नहीं होगा, टेंशन मत लेना, है ना। कभी कभी U0 दे दिया रहता है, तो U0 डाल देना। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो बेटा बोल, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी रेडियस दे दिया गया है मोशन का, अरे हाँ कि ना, मोशन हो रहा है उसकी रेडियस दे दिया गया है, तो क्या होने वाला है बोल, तो ऐसे घूमते रहता है ये पार्टिकल, अंदर घूमता है कि नहीं। और याद होगा mv/r बराबर QE बोल रहा हूँ, QEB होता है, QEB याद होगा का। तो V का वैल्यू क्या आ गया भाई, ये देख QBr/m, हाँ कि ना। रूट कहाँ से, V ने V को मारा ना, mv/qb दैट इज इक्वल टू r, तो ये आ गया। अरे हाँ ना भाई, तो वेवलेंथ क्या है, H/mv, H/mv, V का वैल्यू डाल दे, लेमडा बराबर H/m QBr/m, m को, तो लेमडा का वैल्यू क्या मिला, H/qRb, है नहीं, बस हो गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और कुछ फील्ड हो तो बता दो दुनिया में, दोनों फील्ड एक साथ है? क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही आज उसमें हो गया, क्या बोलते हैं उसको,
स्पीड में? कहाँ स्पीड में? आराम से फॉर्मूला ये याद ही रखना क्या? अरे धीरे धीरे बोलो, बोल तो रहा हूँ धीरे धीरे। अरे अपने सेम फुल स्पीड में कहाँ आया हूँ क्या अभी तक?